तो भाई ये है अकूडो, एक बदसूरत और आवारा लड़का जो घर से भाग गया और एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में एक जहाज पर चढ़ गया। पर किस्मत ने बोला मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसका जहाज डूब गया और वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच गया जो ऐसी लड़कियों से भरा है जो उसके केले को खाने के लिए आपस में ही लड़ने लगती हैं। तो ये सब तब शुरू होता है जब सुजू नाम की एक लड़की मछली पकड़ने जाती है, लेकिन आखिर में हमारे इस निकम्मे को पकड़ लेती है। कंफ्यूज होकर वो उसका फैक्ट्री रीसेट बटन कुछ ज्यादा ही बार दबा देती है और जब उसे एहसास होता है कि उसने मामला और बिगाड़ दिया है तो डेस्परेट होकर अचानक उसे पकड़ती है और सीपीआर देने के लिए उसे सीधा किसी कर लेती है, जिससे अकूडो को तो लगता है कि वो किसी जन्नत में आ गया है। लेकिन जब सुजू फिर से गड़बड़ कर देती है तो वो उसको घसीट कर अपनी दादी के पास ले जाती है। वहाँ लड़कियों की भीड़ जमा हो गई थी ये देखने के लिए कि दादी आखिर सुजू को क्यों डांट रही है, क्योंकि सुजू की बदबूदार सांस से अकूडो की जान जाते जाते बची थी। हालांकि जब सुजू उनसे पूछती है कि अकूडो के छाती पे हमारे जैसे गुब्बारे क्यों नहीं है, तो दादी खुलासा करती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अकूडो एक लड़का है। अब ये सुनकर सारी औरतें एकदम पगला जाती है क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी आदमी को देखा ही नहीं था। बाद में जब अकूडो उठता है तो वो राहत महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी जापान में है। जब तक कि लड़कियां उसे नहीं बताती उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये आइलैंड कहाँ पे है। फिर दादी एक्सप्लेन करती है कि वो लोग भी जापानीज हैं, पर 130 साल पहले उनका शिप डूब गया था और तभी से वो लोग यहीं फंसे हुए हैं। अकूडो ये सुनकर अब टेंशन में आ जाता है कि वो घर कैसे वापस जाएगा, पर दादी उसको बोलती है कि टेंशन मत लो और चुपके से अपनी पोती को उसके पास सेट करने का प्लान बनाती है। बाद में सुजू के घर जाते समय आयने नाम की ये छुटकी उन पर जासूसी करती है और सुजू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गलती से अकूडो को एक पत्थर मार देती है और अपना भाई वहीं बेहोश हो जाता है। जब अकूडो जागता है तो सुजू नर्स बनकर अकूडो की देखभाल कर रही होती है। तब सुजू को अचानक एहसास होता है कि उसके लिए चैट जीपीटी से नुस्खे लेना ज्यादा बेहतर होगा। सुजू फिर उससे कहती है कि अगर तुम्हें नहाना है तो नहा लो, क्योंकि अपना भाई जब से यहाँ आया है बिना नहाए धोए ऐसे ही घूम रहा है। तो अब अकूडो मत से बाथरूम में आराम करता है और सुजू के बारे में ख्याली पुलाव पकाता है, लेकिन उसे अपनी किस्मत पर तभी यकीन नहीं होता जब सुजू उसके साथ बाथटब में आ जाती है, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो जाता है और अपना भाई का तो एकदम हालत ही खराब हो गया था। अचानक आयने भी बाथटब में आ जाती है और अपनी छाती पर मौजूद मच्छर जैसे छोटे गुब्बारे अकूडो को दिखाती है, लेकिन फिर दोनों लड़कियां इस बात की कंपटीशन में लग जाती है कि अकूडो का मनोरंजन करने के लिए किसके गुब्बारे सबसे बड़े हैं। तो कुछ पलों बाद सुजू फिर से अपनी नर्स की ड्यूटी पर लौटती है, लेकिन उसका मरीज तो वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि आयने एक गुस्सेल चिड़िया पर सवारी करते हुए अपने भाई को बीच सड़क घसीट कर उसकी नींद से जगाती है। किस्मत से रेन नाम की कोई दूसरी लड़की आयने को गिरा देती है एक नदी में। राहत की सांस लेते हुए अकूडो सोचता है कि चलो आखिरकार उसे कोई नॉर्मल लड़की मिल गई, पर तभी यह मोहतरमा कौन हब वीडियोस के ठरकी लाइनें मार के उससे फ्लर्ट करने लगती है। अपना भोला भाला अकूडो किसी तरह से वहां भागने में कामयाब होता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता आइलैंड की हर प्यासी लड़की उसके पीछे पड़ जाती है। जब वो आखिरकार रुकर ये सोचता है कि आखिर ये सब उसका शिकार क्यों करना चाहती है, तब दादी आके उसे समझाती है कि वो इतने सालों में इस आइलैंड पर आने वाला इकलौता लड़का है और यहाँ पे हर किसी में विटामिन की भारी कमी है, जो अब अकूडो से अपना विटामिन पूरा करना चाहती है। अब ये सुनकर अकूडो फैसला करता है कि उसे इस आइलैंड से कैसे भी निकलना होगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये लौंडा ना एकदम बकलोल है। अगर मैं ऐसी जगह होता ना तो इस जन्नत को छोड़ के कभी नहीं जाता, क्योंकि मित्रों यहाँ तुम्हें प्रोटीन की कमी कभी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ दूध का भंडार है और मेरा मानना है प्रोटीन सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तो जहाँ मिले बस ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब इधर अकूडो को आइलैंड से बाहर निकलने के लिए एक नाव मिल जाती है, लेकिन लड़कियां उसे रोकने की जहमत नहीं उठाती और उसे उसके ख्याली पुलाव पकाने देती है। अचानक अकूडो की नाव एक भंवर में फंस जाती है। इस पर दादी समझाती है कि आइलैंड से निकलना नामुमकिन है, जिससे अकूडो को वो सारी बातें याद आ जाती है जब उसके पापा ने उसे एक लूजर कहा था, जो शायद सच ही कहा था। तो अकूडो जिद्दी बनकर फिर से नाव पर चढ़ जाता है। हालांकि वो हर बार वापस फेंका जाता है जब तक कि उसे नहीं लगता कि उसने इसका पैटर्न समझ लिया है। वो अपने प्लान को टेस्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी नाव एक और का मतलब कि वेल से टकरा जाती है, जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। शुक्र है इससे पहले कि वो बेवकूफ डूबता, सुजू उसे आके बचा लेती है और समझाती है कि और का असल में उसे सबसे खतरनाक भंवर में कीमा बनने से बचा रही थी। अकूडो आखिरकार मान लेता है कि उसके भागने का प्लान बेकार है और सुजू इस आइलैंड पर उसके नए घर में उसका वेलकम करती है। बाद में सुजू अकूडो को बताती है कि ये आइलैंड कभी इतने सॉसेजेस से भरा हुआ था कि भूखी लड़कियों के लिए काफी होता, लेकिन एक सदी में एक बार आने वाली एक बहुत भारी लहर ने उन सभी को आइलैंड से बहा दिया। अकूडो सोचता है कि वो लहर आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता होगा, लेकिन ये सुनकर कि ये सदी में केवल एक बार आती है, उसके सारे प्लान्स फिर से पानी में बह जाते हैं। तभी रात में आयने अकूडो को किडनैप करने के लिए आ जाती है, लेकिन सुजू उसको एक लात मार के सीधा मार्स पे पहुंचा देती है। हेलो एलोन मस्क, भाई तू रॉकेट वॉकेट बनाना छोड़ और यहाँ से इन लड़कियों को उठा ले। पर इधर हालात और बद से बदतर हो जाते हैं जब घर ज़ॉम्बी जैसी लड़कियों से घिर जाता है, जो अब अकूडो के पाइप से पानी निकालना चाहती थी। दादी समझाती है कि आइलैंड पर आदमियों की कमी ने उसे इस जगह का सबसे ज़्यादा डिमांड वाला चीज़ बना दिया है। फिर वो लड़कियों को शांत करती है और उन्हें समझाती है कि अगले दिन होने वाले एक हाइड एंड सीक टूर्नामेंट के जरिए इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा।
अब अगली सुबह दादी अकूडो को बताती है कि उसे दूल्हे के रूप में छिपना है और जो कोई भी उसे पकड़ लेगी वो उसे अपना पर्सनल लॉलीपॉप बना लेगी। अकूडो तो पहले खूब सुनाता है कि बुढ़िया तू क्या बके जा रही है, पर वही साइलेंट से निकल भी नहीं सकता था, तो वो फिर मान जाता है। तो गेम से पहले दादी नियम सबको बताती है कि सूरज ढलने से पहले जो भी उसे पकड़ लेगी उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा, पर वो ये वार्निंग भी देती है कि गेम वेस्टर्न फॉरेस्ट में होना चाहिए और किसी भी हालत में अकूडो को ईस्टर्न फॉरेस्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। खेल शुरू होते ही अकूडो जंगल में भाग जाता है। उसके साथ बाकी सब लड़कियां तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और सुजू भी, पर सुजू उसके पीछे नहीं पड़ी है, वो बस बाकी सब लड़कियों को उसे पकड़ने से रोकने के लिए गेम में है। भागते समय सुजू को आयने मिल जाती है जिसको कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। आयने हमेशा की तरह लड़ने के लिए तैयार थी, पर सुजू उसके मुंह को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करके आगे निकल जाती है। सुजू तो एकदम फुल निंजा मोड में आ गई और उन सारी लड़कियों को धो डाला जो अकूडो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उधर अकूडो अभी भी भाग रहा है, उसको लग रहा है कि वो लड़कियां अभी भी उसके पीछे पड़ी है। वो एक पहाड़ी से कूद जाता है और दूसरी तरफ किनारे को पकड़ लेता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने वाला होता है उसको दिखती है आयने की बहन माची, जो अपना प्राइज लेने के लिए वेट कर रही थी। अपने भाई को इन साइको और ट्रॉमा वाली प्रिंसेस की फैमिली में शादी नहीं करना था, तो वो हाथ छोड़ देता है और नीचे नदी में गिर जाता है। अकूडो वाटरफॉल से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी चिड़िया पर उड़ते हुए एक और लड़की आती है और उसको उठा ले जाती है। जब अकूडो को होश आता है तो वो देखता है कि हवा में लटक रहा है। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि उसका इमरजेंसी रोड तक डर जाता है और फिर वो लड़की उसको ईस्टर्न फॉरेस्ट के बीचों बीच पटक के चलते बनती है। अकूडो को जल्दी समझ आ जाता है कि ये ईस्टर्न जंगल फॉरबिडन क्यों है, क्योंकि वहाँ के सारे पेड़ पौधे उसको अपना खाना बनाने के मिशन पर लग गए थे। जैसे ही वो अपने पूर्वजों से मिलने वाला था तभी सुजू आकर उसको बचा लेती है और उसका हाथ पकड़ने को कहती है। अकूडो उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है, उसको याद आता है रुको, सुजू भी तो गेम का हिस्सा है, तो वो वहां से भी दुम दबाकर भागता है और फिर से उसका पीछा शुरू हो जाता है। रात होते ही अकूडो एक पेड़ पर छिप जाता है, पर लड़कियों को उसका सॉसेज टेस्ट करना था। जैसे ही उनका सपना पूरा होने वाला था, आयने के बेहोश करने वाले धुएं से सब लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। अकूडो चालाकी से आयनों को धोखा देकर नीचे नदी में गिरा देता है। अकूडो खुद को शाबाशी देता है कि वो ये गेम जीत गया कि तभी ग्रैनी यहाँ टपकती है और बोलती है कि वो हार गया। अकूडो पूछता है आखिर कैसे, तो ग्रैनी बताती है कि इस भागम भाग में उसने बिना रियलाइज किए सुजू के गुब्बारे को टच कर लिया था। अकूडो अभी बहस कर ही रहा होता है कि सुजू एकदम दिल तोड़ने वाला बात बोल देती है। वो कहती है कि उसे अकूडो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि उसका औजार तो उसकी छोटी उंगली से भी छोटा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अगले दिन अकूडो अपने बैग में कुछ चीजें ढूंढता है जिससे उसकी नई शादीशुदा लाइफ थोड़ी बेटर हो सके। सुजू को एक सेलफोन मिलता है, पर क्योंकि वो लोग इतने सालों से आदि मानव वाला जीवन जी रहे हैं तो सुजू को घंटा नहीं पता होता कि फोन क्या होता है। इधर नाश्ते के बाद सुजू पानी लाने जाती है तो ओवर कॉन्फिडेंट अकूडो हेल्प करने पहुंच जाता है। उसको जल्दी पछतावा होता है क्योंकि उसने लाइफ में कभी भी अपने मसल्स यूज ही नहीं करे थे। उसकी ईगो को तब और झटका लगता है जब वो रेन को चट्टान जितना बड़ा पानी का मटका आराम से उठाते हुए देखता है। अपनी सिग्मा मेल वाली इज्जत बचाने के लिए अकूडो उसके साथ रेस लगाता है, पर थोड़ी दूर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी अकूडो रेन की बहन मिको से मिलता है और वही पूरे आइलैंड पर अकेली लड़की है जो अकूडो जैसे निठल्ले और कमजोर लूजर से दूर रहना चाहती है। उसका मानना है कि किसी लड़के के इमोशनल ड्रामा से डील करने से बेहतर है अपनी बहन के साथ रहना। इधर अकूडो और सुजू घर के छोटे मोटे काम निपटाते हैं। अकूडो को लगता है कि उसने काफी मेहनत कर लिया, तभी सुजू बताती है कि ये तो सिर्फ छोटे मोटे काम थे, असली हेवी काम तो अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म पहुंचते हैं। अकूडो बड़ा कूल बनता है और बोलता है कि वो आलू निकालने का काम उस पर छोड़ दे, लेकिन जैसे ही वो आलू खींचता है उसकी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि वो आलू वे बिग के रिश्तेदार लग रहे थे। चीजें तब अजीब होती है जब उसे पता चलता है कि खेत की सारी सब्जियां कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। उसके बाद वो मशरूम फार्म पहुंचते हैं और अकूडो फिर से कूल बनने के चक्कर में अचानक एक जिंदा मशरूम का शिकार हो जाता है जो उसे निगल ही लेता है, पर मशरूम उसको वापस थूक देता है क्योंकि अपने भाई का टेस्ट खाने से ज्यादा जहर जैसा था। तब सुजू बताती है कि कुछ मशरूम्स असल में मॉन्स्टर्स हैं जो इंसान खाने के बाद मर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि असली और नकली मशरूम में फर्क करना बहुत मुश्किल है, पर अकूडो चौड़ में आकर नकली मशरूम्स छांटने जाता है और जो भी उसे असली लगता है वही उसको खा जाता है। तभी एक लड़की अकूडो के डैडी इश्यूज ट्रिगर कर देती है, ये बोलकर कि उसके बस का ना है ये सब। अब ये सुनते ही अकूडो एकदम टर्मिनेटर मोड में आकर सारी नकली मशरूम्स को तोड़ने फोड़ने लगता है। लड़कियां उसकी तारीफ करती है, पर भाई अपने डिप्रेशन में चला जाता है और जंगल में जाकर रोने लगता है। तभी रेन आती है और अकूडो को तसल्ली देने के लिए उसका हाथ अपने बड़े मुलायम गुब्बारे पर रख देती है, जिससे भाई का सीधा खड़ा ही हो जाता है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है रोंगटे भाई रोंगटे। अकूडो तो पूरा एंजॉय कर रहा था कि तभी यूकिनो नाम की एक लड़की आकर उसका पूरा मोमेंट खराब कर देती है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बाद में शाम को सुजू उससे बोलती है कि उसे अकूडो के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे फैमिली जैसा एहसास होता है। ये सुनकर अकूडो को काफी सुकून मिलता है और उससे लगता है कि चलो आज का दिन पूरी तरह बेकार नहीं गया।
तो भाई लोग अब अगले दिन आयने मत से राइस केक का एक पूरा पतीला खाने बैठती है। सब खत्म करने के बाद उसे अपनी बहन माची का रखा हुआ एक नोट मिलता है जिस पर साफ लिखा होता है डू नॉट ईट। अब भाई इसको देख के आयने का फटके हाथ में आ जाता है। इसी बीच सुजू और अकुडो गांव के ऊपर मौजूद एक सी ड्रैगन श्राइन में मूली डिलीवर करने के मिशन पर होते हैं। और भाई ये श्राइन कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं है। तभी माची किसी भूत की तरह अचानक सामने आती है और सुजू को अपनी भागी हुई बहन आयने को ढूंढने कहती है, जिसके बदले वो उसे 20 राइस केक्स देगी। सुजू ये डील मान जाती है और फिर तुरंत अपने काम में लग जाती है। वो एक पत्थर पर चढ़कर जोर से अनाउंसमेंट करती है कि आयने दुनिया की सबसे छोटे गुब्बारे वाली लड़की है। अब ये सुनते ही आयने भागते हुए आ जाती है और अपने छोटे गुब्बारों की इज्जत बचाने लगती है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि सुजू उसका शिकार करना चाहती है। जब सुजू आयने को पकड़ने ही वाली होती है तब आयने अपनी बदसूरत पेट को बुलाती है और उस पर भाग निकलती है। साथ में बेचारे अकूडो को भी घसीटते ले जाती है। वो जंगल में भाग रहे होते हैं कि सुजू उनका रास्ता रोक लेती है। आयने को समझ आ जाता है कि सुजू से बचना नामुमकिन है। तो अब आयने उल्टा उसको एक डील ऑफर करती है कि अगर वो माची के कोई वीक पॉइंट पता कर दे तो वो उसे 30 राइस केक्स देगी। अब राइस केक्स का नाम सुनते ही सुजू अपनी बची कुछ इज्जत और ईमानदारी भी बेच देती है और डील मानकर मिशन पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ आयने गांव में घुस कर अपनी बहन की कमजोरी ढूंढने लगती है। घंटों तक खोज करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। जब वो हार मानने वाली होती है तभी सुजू आकर कहती है कि उसे माची का सीक्रेट पता चल गया है। सुजू कहती है कि माची की कमजोरी ये है कि अगर उसका दिल उसके बॉडी से निकाल लो तो वो मर जाएगी। तो अब अपनी लगातार फेलियर से परेशान आयने गुस्से में माची को ताना मारने लगती है कि उसके शादी होने की चांसेस किसी नन बनने से भी कम है। वो साली बुढ़िया, उसको तो कोई लड़का भाव ही नहीं देगा। पर प्रॉब्लम ये है कि माची उनके पीछे ही खड़ी थी और ये सब सुनते ही माची का पूरा दुनिया हिल जाता है। लेकिन एक सेकेंड, तुम लोग को लग रहा होगा ना कि अचानक माची यहाँ कैसे आ गई। उसको तो नहीं पता था कि आयने किधर है। तो मित्रों, उसको यहाँ लाने वाली कोई और नहीं बल्कि ये राइस केक की नशे करने वाली सुजू है, जिसको माची 50 राइस केक्स का घूस खिला देती है। घूस बोले तो रिश्वत, तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो अब इधर माची अपनी इतनी इंसल्ट सुन के डिप्रेशन में चली गई थी। मौका देकर आयने और भी ज्यादा टॉन्ट मारने लगती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि माची अपने शिकेगामी बुलाकर उसकी गुद्दी लाल कर देती है। बाद में सुजू और अकुडो एक काम से जा रहे होते हैं। तभी सुजू फिसलकर एक अजीजो स्टैचू तोड़ देती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कर्स्ड है। अकुडो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और आराम से स्टैचू को जोड़ देता है, जो जुड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके बाद जैसे ही सब लोग वहां से जाते हैं, स्टैचू की आंखें लाल चमकने लगती है। रात को सुजू डर के मारे खाना तक नहीं खा पाती और जैसा उसने सोचा था वैसे ही दरवाजे पर एक डरावनी सी परछाई नजर आती है। सुजू इतनी जोर से चिल्लाती है कि पूरा घर ही हिल जाता है। अगले दिन आयने फैसला करती है कि वो सुजू के भूतों वाले डर का पूरा फायदा उठाएगी। तो वो प्रैंक करने के लिए पहुंच जाती है, पर वो खुद असली भूत से टकरा जाती है और डर के मारे चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर अकुडो भागता हुआ आता है और उसे जमीन पर गिरा हुआ पाता है। आयने उस भूत के बारे में बताती है, लेकिन अकुडो अब भी मानता है कि भूत कुछ नहीं होता। फिर जब अकुडो अपने रूम में लौट कर आता है तो वो देखता है कि एक अजीब सा भूत सुजू को गुलाम बनाकर खड़ा होता है। भाई ये सफेद गोला भूत है, इसको देखे कुत्ता भी ना डरे। अब ये भूत अकुडो को भी डराने का सोचता है, पर अकुडो सीधा उसको एक घुसा मार देता है। इन सब के बावजूद अकुडो अपनी इसी बात पर अड़ा रहता है कि भूत कुछ नहीं होता। आलम यह है कि अब भूत खुद पे डाउट करने लगता है। बाद में सारे लोग भूत को टाटा बाय बाय कर देते हैं और अब आयने और सुजू अकुडो को एक तांत्रिक समझने लगते हैं। कुछ समय बाद युकिनो नाम की ये चुटकी अपनी बड़ी सी भालू कुमा को ढूंढती हुई एक जैम शॉप पर पहुंचती है, जहाँ कुमा भुक्कड़ की तरह सारा जैम गटक रही होती है। युकिनो को कुमा के ये पेटूपन देखकर वो उसकी तुलना सुजू से कर देती है, जो राइस केक्स देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती। ये सुनकर कुमा ऑफेंड हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कुमा को ढूंढने के लिए युकिनो अकुडो और सुजू के पास मदद मांगने जाती है, जो उस वक्त मछली पकड़ रहे होते हैं। युकिनो के साथ कुछ ट्रेंड जानवरों का ग्रुप भी होता है, जो सुजू को घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ अकुडो युकिनो को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाता है और जंगल में उन्हें कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, जिन्हें वो कुमा का मान लेते हैं। लेकिन वो निशान किसी और भालू के निकलते हैं, जो खुद को बुरा बुलाने पर भड़क कर उन्हें अपने इलाके से बाहर फेंक देता है। उन्हें और भी भालू मिलते हैं, पर सब बेकार जाता है। ब्रेक लेते वक्त युकिनो बताती है कि कुमा उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दोनों बचपन से साथ पले बड़े हैं और एकदम फैमिली की तरह हैं। ये सुनकर अकुडो अपनी बची हुई रिजर्व एनर्जी का इस्तेमाल करता है ताकि वो कुमा की तलाश जारी रख सके। दूसरी तरफ सुजू आयने से टकरा जाती है, जो उसे फिर से एक फालतू सी फाइट के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि इस बार तो वो उसको पेल ही देगी। पर सुजू सिर्फ एक पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है और आयने का ऑरा पूरा माइनस में चला जाता है। इधर काफी घंटों तक ढूंढने के बाद अकुडो को कुमा का ड्राइंग बनाने का एक जीनियस आइडिया आता है और वो कुमा की ड्राइंग बनाकर जानवरों को दिखाने लगता है। लेकिन पहला भालू जिससे वो मिलता है उसके सर पर इतना जोर का मुक्का मारता है कि बेचारा हवा में उड़ जाता है। युकिनो बताती है कि शायद उसका चेहरा इतना बदसूरत है कि जानवर उसे देखकर ही घबरा जाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो अब अपनी इमेज सुधारने के लिए अकुडो नकली दाढ़ी लगा लेता है, लेकिन इससे बात और भी खराब हो जाती है। अब उसको भालू लोग पहले से भी ज्यादा पीटने लगते हैं। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।
पर फिर भी अकुडो हार नहीं मानता और जंगल में कुमा को ढूंढता रहता है। काफी मार खाने के बाद आखिर एक शांत जानवर मिलता है जो उसे सही रास्ता दिखा देता है। खुश होकर अकुडो युकिनो को कंधे पर बिठा लेता है और दोनों उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा पुल मिलता है। अकुडो को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो रुक जाता है, लेकिन युकिनो बिना डरे आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक पुल टूट जाता है। युकिनो नीचे गिरने ही वाली होती है कि अकुडो बिना सोचे समझे सुपरमैन की तरह जंप मार लेता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों हवा में लटक रहे होते हैं, पर जैसे तैसे फिर क्रैश लैंडिंग करते हैं। अब उन्हें कुमा मिल जाती है और पता चलता है कि कुमा भी युकिनो को ही ढूंढ रही थी। उसे लगा था कि युकिनो घर छोड़कर भाग गई है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अकुडो को पता चलता है कि वो भी युकिनो और सुजू की तरह जानवरों की भाषा समझने लगा है, तो वो वहां से भाग जाता है क्योंकि वो इस आइलैंड के लोगों की तरह आदि मानव नहीं बनना चाहता था। अगली सुबह अकुडो एक लकड़ी की पतली तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहा था। वो हवा में ऐसे तलवार घुमा रहा होता है जैसे कोई जंग लड़ने जा रहा हो। सुजू उसे देख के ये पूछती है, सुबह सुबह उठकर ये बेरोजगारों वाला हरकतें क्यों कर रहे हो भाई? तब अकुडो कहता है कि वो आइलैंड की लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि एक मर्द होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सुजू को उसकी बातों का घंटा समझ नहीं आता। वो तो बचपन से इंडिपेंडेंट रही है और अपना काम खुद करती आई है। कुछ देर बाद सबको सामान उठाने का काम मिलता है। अकुडो सोचता है कि यही मौका है अपनी मर्दान की साबित करने का, लेकिन हाल ये होता है कि वो एक बोरी तक नहीं उठा पाता, जबकि जिस लड़की को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है वो आराम से 3-3 बोरियां उठा लेती है। तभी अचानक भूकंप आ जाता है। सुजू तुरंत डर जाती है और अकुडो को टिश्यू पेपर की तरह पकड़कर साथ घसीटते ले जाती है। शाम को सुजू नहाने जाती है क्योंकि अकुडो की बदबू उस पर लग गई थी, लेकिन बाथरूम पहुंचकर पता चलता है कि गर्म पानी का सोर्स सूख गया है। भूकंप के चक्कर में पानी की पाइप्स टूट गई हैं। नहाने के लिए लड़कियां पानी इकट्ठा करके गर्म करती हैं और किसी तरह काम चलाती हैं। सबके सेटल होने के बाद अकुडो बोल देता है कि नहाना इतना भी जरूरी नहीं होता, टॉवल से साफ कर लो, वही काफी है। अब ये सुनते सब लड़कियां उसे ऐसी नजरों से देखती है जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो। सब मिलकर उसको गालियां देने लगती हैं और कहती हैं कि उसकी बदबू की वजह से ही सब उससे दूर भागते हैं। तब अकुडो को समझ आता है कि लड़कियों के लिए नहाना कितना इंपॉर्टेंट है। अगले दिन सुबह सुबह अकुडो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल पड़ता है और सुजू के लिए एक नोट छोड़ देता है। लेकिन सबको पता है कि अकुडो कितना बड़ा निकम्मा इंसान है, इसलिए लड़कियां भी उसके पीछे निकल पड़ती हैं। सब लोग कुआं खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो मिट्टी से पूरा भर चुका है। सुजू और अकुडो बिना सोचे सीधा कुआं में कूद जाते हैं ताकि उसे साफ कर सके, लेकिन तभी एक और भूकंप आ जाता है और दोनों और भी ज्यादा गहराई में गिर जाते हैं। अब वापस चढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। तब अकुडो नोटिस करता है कि एक सुरंग से हवा आ रही है। वो सजेस्ट करता है कि उसी रास्ते को फॉलो किया जाए। सुजू गिरने से थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, इसलिए अकुडो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चलने लगता है। काफी मुश्किल के बाद दोनों को बाहर जाने का एक एग्जिट मिलता है, लेकिन वो इतना ऊंचा होता है कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगता है। तब अकुडो का दिमाग फाइनली काम करता है। वो समझ जाता है कि अगर स्प्रिंग के सोर्स को तोड़ दिया जाए तो पानी का प्रेशर उन्हें बाहर उछाल सकता है। तो अब वो चट्टान तोड़ने लगते हैं। तब केव में रहता एक बड़ा वाटर मॉन्स्टर उनकी आवाज सुन लेता है। काफी मेहनत के बाद अकुडो सोर्स को तोड़ देता है और जोर का पानी फूट पड़ता है। पानी का प्रेशर दोनों को सीधा बाहर लॉन्च कर देता है और वाटर मॉन्स्टर की डिनर बनने से वो दोनों बच जाते हैं। आकर सुजू खुशी के आंसू बहाने लगती है क्योंकि अकुडो ने आइलैंड की पानी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। अकुडो कूल बनते हुए कहता है, रक्षा करना तो एक मर्द का फर्ज है। पर सुजू को अब भी उसका बात घंटा समझ नहीं आता, लेकिन उसके साथ रहकर वो खुश जरूर रहती है। तो अब कुछ दिनों बाद अकुडो और सुजू साउथर्न फॉरेस्ट की सैर पर निकलते हैं। सुजू बहुत एक्साइटेड होकर बताती है कि वो उसे अपने मास्टर से मिलवाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती, जो सभी मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। सुजू जिस तरह से उसे हाइप कर रही थी और ये जानकर कि मास्टर साउथर्न फॉरेस्ट का लॉर्ड है, अकुडो का दिमाग एक डरावने मॉन्स्टर की इमेज बना जाता है। अचानक पीछे से मास्टर की आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर अकुडो का दिल मुंह में आ जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि मास्टर असल में एक छोटी सी 2 पूंछ वाली बिल्ली है। बिल्ली उन्हें बताती है कि उसने उन्हें सर्वाइवल डे नाम के इवेंट में बुलाने के लिए समन किया है। ये गेम बिल्लियों और कुत्ते कबीलों के बीच जंगल के नए लॉर्ड को चुनने के लिए होता है। मास्टर बताता है कि कुत्तों का कबीला जीत रहा है, इसलिए उसने सुजू और अकुडो को मदद के लिए बुलाया है। ये सुनकर अकुडो खुशी से मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कम से कम उसकी बेकार सी जिंदगी में वो किसी के काम तो आ रहा है। इसके बाद गेम शुरू होता है और दोनों टीमें एक दूसरे की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन सुजू और अकुडो का लक फिर खराब हो जाता है। उनके सामने अचानक केले के छिलकों की लाइन पड़ी होती है और दोनों फिसल के धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कुकुर का बॉस उन पर हावी हो पड़ता, अकुडो उसे निपटा देता है और भाग दौड़ जारी हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद वो दोनों खुद को कुत्तों के एक बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हैं। कुत्तों का लीडर एकदम चौड़ में आके कहता है, भाई हमसे जीतना नामुमकिन है। और अब नामुमकिन शब्द सुन के अपना भाई अकुडो एकदम आग बबूला हो जाता है और कुकरों पे टूट पड़ता है। तभी माची और आयने भी टपक पड़ती हैं और बताती है कि वो कुत्तों की टीम की तरफ से खेल रही हैं। माची अकुडो से भिड़ जाती है और आयने हमेशा की तरह अपनी फेवरेट सुजू को चुनती है। सुजू और आयने में जबरदस्त फाइट होती है, पर एंड में हमेशा की तरह सुजू ही जीतती है। इधर कुत्तों की टीम का प्लान काम कर जाता है और वो जीत पक्की कर लेते हैं। पर सेलिब्रेट करने से ठीक पहले उन्हें पता चलता है कि उन्होंने नकली कैट लीडर को हराया है। और तभी असली कैट लीडर जॉन सीना की तरह आउट ऑफ नोवेयर एंट्री मारती है और डॉग लीडर को पटक देती है। बाजी कैट्स के फेवर में पलट जाती है और वो जीत जाते हैं। इसके बाद आयने पूरे कुकुर समाज को बहुत बुरा भला सुनाती है क्योंकि वो कंपटीशन में एकदम कचरा निकले। अब इधर अगली सुबह जब अकुडो की आंख खुलती है तो वो देखता है माची उसकी छाती पे बैठी है।
थोड़ा सा और नीचे आकर बैठ जाती तो मजा ही आ जाता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो अब इधर बिना अपने भाई की मर्जी जाने वो लोग उसे चेरी ब्लॉसम दिखाने का प्लान बनाते हैं। नॉर्दर्न फॉरेस्ट के पास पहुंचकर लड़कियां कहती है कि उन्हें अब अलग अलग रास्तों से जाना चाहिए ताकि वो वहां के खिसियाए लॉर्ड से बच सकें। इधर अकूडो और माची सबसे सेफ रास्ते पे निकलते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है जहाँ सेफ का तो नहीं पता भाई, पर जान जाने का पूरा रिस्क है। इसके बाद जब वो सब तय किए हुए जगह पर मिलते हैं तो उनका किस्मत इतना खराब होता है कि वो सीधा उसी खिसियाए लॉर्ड से टकरा जाते हैं। लेकिन वो लॉर्ड बताता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले अच्छी खासी सुटाई के बाद उसने गुंडागर्दी छोड़ दिया और उसने नॉर्थ के लॉर्ड की पोस्ट से भी रिटायरमेंट ले ली। तो अब वो बस वहाँ फ्री का गूगल मैप बन के टूरिस्ट को चेरी ब्लॉसम ट्री का रास्ता दिखाता है। तो अब इतनी मेहनत के बाद जब वो साकुरा ट्री के पास पहुंचते हैं तो अकूडो को लगता है कि यह नजारा वाकई में देखने लायक था। दूसरी तरफ शिकागे अपनी किताबों से भरी लाइब्रेरी में बैठकर आदमियों के बारे में पढ़ाई कर रही होती है और अकूडो के लिए एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो अकूडो और सुजू को अपने घर बुलाती है और भाई उसका घर देख के अकूडो भी एक सेकंड के लिए रुक जाता है। पूरे आइलैंड में जहाँ सबके घर पुराने जापानीज स्टाइल के हैं वहीं इसका घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यूरोप से कॉपी पेस्ट मार के यहीं चिपका दिया हो। पता चलता है कि सालों पहले कुछ फॉरेनर्स लोग इस आइलैंड पर बहकर आए थे और वही ये घर बनाकर फिर बह गए। अब जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचते हैं दरवाजे पर चिकाकी की अजीब सी दिखने वाली एलिफेंट मेड पनाको उनका वेलकम करती है। और भाई मुझे बस ये जानना है कि किसके घर में ऐसी मेड आती है बे। अब पनाको अपने भाई का वेलकम करती है जो कुछ इस तरह होता है। उधर शिकागे अपने कमरे से सीसीटीवी कैमरे की तरह सब देख रही थी। उसका सपना बस एक ही था, आज किसी भी हालत में उसे अकूडो का औजार देखना है। थोड़ी देर बाद मैडम फुल प्रिपरेशन के साथ कमरे में आती है। ऐसे कपड़े पहन करके बेचारा अकूडो का सीधा खड़ा ही हो जाता है। क्या बोला तूने? अरे भाई मेरा मतलब रोंगटे खड़ा हो जाता है। लेकिन शिकागे यही नहीं रुकती, वो और भी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर आती है ताकि अकूडो अपना कंट्रोल खो दे। इसके बाद वो उन्हें अपना कलेक्शन रूम दिखाती है। वहाँ आइलैंड पर बहकर आई हुई चीजें थी जैसे अवन और राइस कुकर जो बिना बिजली के बेकार थे। वो बताती है कि समुद्र से जब भी कोई चीज बहकर इस आइलैंड पर आती है उसे कलेक्ट करने वाली सबसे पहले इंसान यही होती है। और शिकागे के लॉजिक के हिसाब से अकूडो भी उसके कलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो भी कहीं से बहकर आइलैंड में आ गिरा है, जो टेक्निकली सही भी है। इतने में शिकागे को एहसास होता है कि अकूडो और सुजू यहाँ से निकलने वाले हैं। अब इतने दिनों की प्लानिंग ऐसे थोड़ी ना खराब होने देती। वो तुरंत बोलती है रुको, डिनर करके आराम से जाना। किचन में जाकर मैडम रेसिपी देख के एकदम मास्टर शेफ बनने की कोशिश करती है। उधर अकूडो एकदम रेडी था जैसे शादी में दावत खाने आया है। लेकिन जब पहली डिश सामने आती है तो भाई उसका चेहरा देख के अकूडो का आत्मा बाहर आ जाता है। अब कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार शिकागे एकदम टेस्टी करी राइस बना लेती है और इस बार अकूडो सच में इंप्रेस हो जाता है और बोलता है इतना टेस्टी करी राइस मैंने आज तक नहीं खाया। अब खाना खत्म तो वो लोग वापस घर जाने का सोचते हैं, पर तभी शिकागे उन्हें रोकने के लिए अपने ऑक्टोपस से उनके ऊपर उसका गूक फेंकवा देती है ताकि उन्हें मजबूरी में नहाना पड़े। अकूडो तुरंत बोलता है मैं लड़कियों के साथ नहीं नहाऊंगा। अब भाई मुझे तुम लोग का तो नहीं पता, पर अगर मेरे को ये मौका मिले तो मैं रोज नहाऊं। इनफैक्ट मैं सुबह दोपहर शाम 24 घंटे नहाऊं। तो अब इधर जैसे ही अकूडो अकेला बाथरूम घुसता है, शिकागी पहले से अंदर छुपी बैठी थी क्योंकि मैडम को आज कैसे भी अकूडो का औजार देखना था। लेकिन तभी हानाको भी अंदर आ जाती है और आराम से अकूडो की पीठ साफ करने लगती है। शिकागी तो बस अपना मौका ढूंढ रही थी, लेकिन तभी पानो को हल्क मोड ऑन करके पानी में कूद पड़ती है और उसका पूरा प्लान वहीं डूब जाता है। बेचारी शिकागी के स्वर्ग जाने का टिकट कटने ही वाला था। घर लौटने पर सुसु बहुत जेलस होती है कि अकूडो ने पनाको के साथ नहा लिया पर उसके साथ नहीं। भाई ऐसी लड़की मेरे को चाहिए। अब अकूडो बेचारा समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है अरे वो तो हाथी है। लेकिन सुसु के लिए लॉजिक बहुत सिंपल था। वो कहती है लड़की तो लड़की होती है और फिर वो फाइनल वार्निंग देती है कि जब तक वो उसके साथ नहीं नहाएगा वो उसे माफ नहीं करेगी। अब अकूडो भी सोचने लगता है लड़कियों को समझाना उतना ही मुश्किल है जितना यूट्यूब एल्गोरिदम को समझना, और यहाँ पे अकूडो एकदम सही है इसलिए वीडियो डालते ही यूट्यूब मेरी मार लेता है। तो भाई लोग तुम सबसे कृपया करके निवेदन है लाइक दबा के कर दो और हाइप भी, ताकि यूट्यूब इस वीडियो की रीच और बढ़ाए जिससे मैं भी तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूं। तो अब सोच क्या रहे हो यार, लाइक कर दो अब। तो अब कुछ दिन बाद अकूडो जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात रेन से होती है जो आराम से नदी में नहा रही थी। बस फिर क्या था, ये नज़ारा देखते ही अकूडो का पुराना रोग फिर जाग जाता है जिस पर रेन उसकी अच्छी खासी कुटाई कर देती है। अकूडो पिटने के बाद भी खुश होकर रेन की तारीफ करता है कि पूरे आइलैंड पर सिर्फ वही एक नॉर्मल लड़की है जो उसके साथ बाकियों की तरह नहाना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुनकर रेन उसे एक और घुसा मार देती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हालांकि बाद में उसे रेन कंफर्ट करने आती है और कहती है कि वो बस नहीं चाहती थी कि कोई उसे बिना कपड़ों के देखे, पर अपना भाई पहले ही सब देख चुका था। तो अब रेन से पिटने के बाद घर लौटते वक्त रेन अकूडो को अगले दिन उसके वर्क प्लेस पर आने का ऑफर देती है। ये देख के मिकोटो उसको धमकी देती है कि अगर वो वहां दिखा तो उसे जान से मार देगी।
जब अकोडो घर पहुंचता है तो सुजू उसके सिर की चोट देख लेती है। वो उसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो अकोडो इधर उधर बात घुमाने लगता है। तो सुजू फैसला करती है कि वो भी उसके पीछे पीछे रेन के वर्क प्लेस जाएगी। अगले दिन वर्क प्लेस पर रेन की माँ रीजा रेन से कहती है कि वो अपनी अदाओं का इस्तेमाल करके अकोडो को सुजू से छीन ले। मिकोटो मौका देकर सुजू को भड़काती है और बताती है कि रेन ने अकोडो को नहाते हुए घुरने के चक्कर में मारा था, जिससे सुजू को समझ आ जाता है कि चोट कैसे लगी, जिससे सुजू थोड़ा सैड फील करती है। इधर मिकोटो अकोडो के ऊपर नजर रखी थी और जब भी उसकी नजर उन पे पड़ती तो वो दोनों गुलू गुलू कर रहे होते, और ये देख मिकोटो एकदम बौरा जाती है और जानबूझकर लकड़ी का एक भारी लोग उसके ऊपर फेंक देती है और वार्निंग देती है कि अगर तू फिर से रेन के करीब गया तो मारा जाएगा बेटा। अकोडो पूरा दिन डरा डरा रहता है कि कहीं उसकी जान ना चली जाए। जैसे ही रेन कंस्ट्रक्शन साइट से जाती है, मिकोटो मौके का फायदा उठाकर अकोडो को एक डुअल के लिए चैलेंज करती है, जो दरअसल ये होता है कि कंस्ट्रक्शन का काम सबसे पहले कौन खत्म करेगा। दोनों एक दूसरे को हराने के चक्कर में एकदम दिहाड़ी वाले मजदूर बन जाते हैं, और मजे की बात यह है कि इस लड़ाई के चक्कर में वो पूरे ग्रुप का काम अकेले ही खत्म कर देते हैं। रात में रेन की माँ अकोडो के साथ रेन की शादी की बात छेड़ देती है। ये सुन के मिकोटो इतना भड़क जाती है कि वो एक बहुत बड़ा तरबूज लेकर अकोडो को मारने दौड़ती है। तो कुछ समय बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग अपने घरों में फंस जाते हैं। सुसु बताती है कि वो लोग बारिश के दिनों में काम नहीं करते, जिसे सुनकर अकोडो हैरान रह जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग बारिश हो या धूप ज़ॉम्बिस की तरह काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं दिन रात मेहनत करके तुम सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, पर तुम सब मेरी कदर ही नहीं करते। यार क्या ही बोलूं, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। खैर अब खाली बैठे अकोडो ब्रेकफास्ट बनाता है, जो इतना गंदा होता है कि उसे खाकर सुजू को लगता है कि इससे अच्छा वो जहर खा लेती। अकोडो फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे खाली बैठने की आदत नहीं थी और उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। उसे शांत करने के लिए सुजू उसे शोगी खेलने का सजेस्ट करती है। गेम खेलते वक्त सुजू बताती है कि अकोडो के आइलैंड पर आने से एक दिन पहले बहुत भयंकर तूफान आया था। अकोडो अंदाजा लगाता है कि शायद उसी तूफान की वजह से वो इस आइलैंड पे आ गिरा। एंड में अकोडो शोगी के सारे राउंड बुरी तरह हार जाता है। सुजू इमोशनल होकर बताती है कि बारिश के दिनों में वो अपनी माँ के साथ शोगी खेला करती थी, जिसे सुनकर अकोडो भी थोड़ा सैड हो जाता है। इधर इनका इमोशनल मोमेंट चल ही रहा होता है। दूसरी तरफ बारिश के मजे लेते हुए माची अपना बिल्ली चूहे का गेम खेल रही होती है और यूकिनो अपने पेट्स के साथ रेस लगा रही होती है। इसके बाद यूकिनो, आइने, रेन और माचिसु सब मिलते हैं चीकू को ढूंढने के लिए। तभी उनकी नजर उस पर पड़ती है और मैडम नदी में बहते जा रही थी, पर किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एकदम चिल मारते हैं। उसके बाद पूरी गैंग सुजू के घर पहुंचती है। सब अलग अलग तरह के गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। ये देखकर अकोडो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब सुजू को बारिश के दिनों में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन शांति सिर्फ 5 सेकंड ही टिकती है। अगले ही मोमेंट सारी लड़कियां अकोडो पे भर भर के लाइनें मारने लगती है और अपना भाई उनकी बातों को हैंडल नहीं कर पाता। सबके जाने के बाद सुजू अकोडो को बताती है कि वो कितनी खुश है। फिर वो अपनी माँ का सिखाया हुआ एकदम प्यारा सा गाना गाती है। उसकी आवाज इतनी प्यारी होती है कि अकोडो सीधे फ्यूचर में चला जाता है और शादी के सपने देखने लगता है। हाँ हाँ चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये साला ऐसा चेहरा काहे बना रहा है। अब रात को अकोडो की नींद सुजू की हल्की सी आवाज से खुल जाती है। वो देखता है कि सुजू पानी के मटके में लुढ़की पड़ी है और नींद में अकोडो के औजार के बारे में रोमांटिक सपने देख रही है। अकोडो उसे बाहर निकालता है, लेकिन वो गलती से उसके बड़े गुब्बारे देख लेता है और अपना भाई का हालत तुरंत खराब। अगली सुबह सुजू को तेज बुखार हो जाता है। दादी उसे चेक करके बताती है कि टेंशन की बात नहीं है, बस उसके लिए बर्फ चाहिए। अकोडो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस आइलैंड पर कभी बर्फ नहीं देखा था। दादी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है उसने अभी तक इस अजीब आइलैंड का 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। उधर दूसरी तरफ यूकिनो की माँ कागमी बची हुई आइस से आराम से आइसक्रीम बना के ठूस रही होती है। जब अकोडो स्टोरेज केव में पहुंचता है, तब तक यूकिनो की माँ सारी आइस खत्म कर दी थी और अब वो अकोडो का आइसक्रीम चूसना चाहती थी। पर तभी यूकिनो सजेस्ट करती है कि माउंटेन के चोटी पर जाके बर्फ ले आते हैं। इसी बीच माची को कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो वो अपनी बंगाली बाबा वाली शक्ति से आयनो को जबरदस्ती बुला लेती है और उसको आइस लाने का ऑर्डर दे देती है। अकोडो और बाकी लोग गाड़ी में माउंटेन की तरफ निकलते हैं। तभी अकोडो देखता है कि माची भी चुपचाप गाड़ी के पीछे बैठी हुई है। वो उसकी हरकतें झेलने के मूड में नहीं था, तो वो उसे वहीं उतार देता है। इधर आयने आइस स्टोरेज केव में पहुंचती है, पर उसको वहां कुछ नहीं मिलता। तब माची फिर अपनी जादू टोना का यूज करके आयनो को अकोडो के पीछे जाने का ऑर्डर दे देती है। अब काफी मुश्किलों के बाद सब माउंटेन की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन अकोडो को पता चलता है कि ये लोग तो पहाड़ पे पिकनिक मनाने आए हैं और बर्फ जमा करना इनके लिए खाली एक साइड मिशन है। जब सारे लोग बर्फ इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी यूकिनो मजाक मजाक में अकोडो को अपने गुब्बारों से दबा देती है और अपने भाई का इतने ठंडी में भी खड़ा हो जाता है रोंगटे। अकोडो को याद आता है कि सुजू बुखार में घर पर उसका इंतजार कर रही होगी। तब वो पूरी ताकत से बर्फ वाली गाड़ी नीचे ढकेलने लगता है, लेकिन वार्निंग साइन देर से देखने की वजह से खुद खाई में पटका जाता है। उधर यूकिनो और बाकी लोग भी बर्फ की वजह से पहाड़ से फिसल जाते हैं और जब अकोडो ऊपर पहुंचने ही वाला होता है, तब वो सब उसके ऊपर गिर जाते हैं। सब सीधे एकदम माची के सामने लैंड करते हैं, और माची को किसी की भी परवाह नहीं थी कि वो जिंदा है या मर गए। वो बस अपना जरूरत का बर्फ उठाती है
इसके बाद अकूडो अपने कपड़ों में जितना बर्फ आ सकता था उतना भर लेता है और घर की तरफ भागता है। रास्ते में युकिनो का बर्ड उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते सारा बर्फ पिघल कर बस एक छोटा टुकड़ा बचता है। और घर पहुंचने पर पता चलता है कि तब तक सुजू बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उल्टा इतना भाग दौड़ और टेंशन की वजह से अकूडो को ही बुखार हो जाता है। आखिर में वही पिघला हुआ बर्फ उसके लिए काम आता है। तो भाई लोग, आज की वीडियो यहीं तक है और तुम सबको तो पता ही है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हाइप कर देना एकदम याद से। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।